कि हम अपने चुटकी बजाते ही किसी भी देश का, किसी भी सब कॉन्टिनेंट का या पूरी दुनिया का काम ऐसे रोक सकें। अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में, जो बिस्मिल वाला शेर था। तो आपको मालूम है जयशंकर साहब ने मार्को रूबियो को फोन करके कहा कि वो क्या हमारे 3 भारतीय मर गए और बड़ा विरोध दर्ज कराया। ये मामला क्या है ये भी आप समझ लें। हमारे पिछले 3-4 दिनों में 3 भारतीय मारे गए, लेकिन वो जो शिप्स पे मारे गए, वो जो जहाज थे वो भारतीय नहीं थे, उस पर काम करने वाले लोग भारतीय थे। अच्छा, इसकी मोटी मोटी 2-4 चीजें समझ लें। एक जो जहाज था वहां पे दुबई में एक कंपनी का था, एक पनामा का था, एक लाइबेरिया का था। रही बात उन पे जो झंडा है, तो एक आजकल वो चलता है फ्लैग ऑफ कन्वीनियंस। व्हाट इज फ्लैग ऑफ कन्वीनियंस, इसको समझिए। इंटरनेशनल वाटर्स पे, अंतरराष्ट्रीय समुद्रों पर जो भी जहाज जाता है उसके लिए एक नियम है, किसी ना किसी देश का आपके ऊपर झंडा होना चाहिए। जिस देश का झंडा होता है, इसको क्या कहते हैं? मर्चेंट नेवी। आपने सुना है ना, मर्चेंट नेवी। सामान इधर से उधर ले जाना, तेल ले जाना, कार्गो ले जाना, तमाम चीजें ले जाना, तो इनको मर्चेंट नेवी कहते हैं। तो मर्चेंट नेवी पे आपको किसी ना किसी मुल्क का झंडा चाहिए, और जिस मुल्क का झंडा लगा होगा उस जहाज पे उसी मुल्क के कानून चलेंगे। अब फर्ज कीजिए भारत का झंडा लगा है, तो वहां पे जो स्टाफ होगा, जो कैप्टन होगा, जो डेक पे लोग काम कर रहे होंगे, जो इंजन में काम कर रहे होंगे, जो सफाई पे काम कर रहे होंगे, सब जो सेलर्स होंगे, सब इंडियन लेबर लॉ से बंधे होंगे। सब इंडियन लेबर लॉ से बंधे होंगे। तो साहब, इंडियन लेबर लॉ से कौन बंधना चाहता है? अच्छा, ये क्या करते हैं? शेल कंपनीज के थ्रू शिप्स खरीदते हैं। मतलब अगर आज आप एक शिप के बारे में पता करने चले जाएं, इस शिप का मालिक कौन है, आपको 5 साल लग जाएगा पता करने में इसका मालिक कौन है। इतने ढेर सारे शेल कंपनीज एक ऊपर एक ओवरलैपिंग होते हैं कि आपको ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। कारण ये शिप्स हो रहे हैं शैडो फ्लीट, इनको कहते हैं। शैडो फ्लीट कैसे? आपने रूस का तेल बैन कर दिया, पर रूस को तो तेल बेचना है। आपने ईरान का तेल बैन कर दिया, पर ईरान को भी तेल बेचना था, अभी ब्लॉकेट के पहले ही जाए। आपने वेनेजुएला का तेल बैन कर दिया था, वेनेजुएला भी तेल बेच रहा था चीन। तो कैसे बेच रहा था? ये तस्करी वाले जहाज अपने अपने रिस्क पे चलते हैं। इनका इंश्योरेंस होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वेस्टर्न कंपनी इनका इंश्योरेंस नहीं करती हैं, ये बाहर बाहर इंश्योरेंस कराते हैं। तो ये अपने रिस्क पे चलते हैं, इनको शैडो फ्लीट कहते हैं। और ये जब चाहते हैं अपना झंडा बदल लेते हैं। तो झंडा एक कारण और मैं आपको बता रहा था कि साहब ये उन देशों का झंडा लगाते हैं जिसमें लेबर लॉज बहुत बेकार होते हैं। तो यानी एक ऐसे मुल्क का झंडा लगा लो जहां कोई लेबर कानून ही ना हो, तो वहां पे बताया जाता है कि ये अपनी जो कॉस्ट होती है, जो तनख्वाह वगैरह देते हैं, उसमें 60%, 60% की सेविंग कर लेते हैं, बचत कर लेते हैं। तो इसलिए अपने हिसाब से लगाते रहते हैं। तो अब आप कहेंगे भारतीय क्या कर रहे थे? आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पूरी दुनिया में जितनी मर्चेंट नेवी है, जितने भी हैं, हजारों लाखों जितने भी जहाज हैं, उसकी 12 से 14% लोग भारतीय कैप्टन हैं, फर्स्ट ऑफिसर हैं, डेक पे काम करने वाले हैं, इंजन पे काम करने वाले, टेक्नीशियन हैं। मतलब आप समझ लें कि 12 to 14% ऑफ ऑल द सेलर्स इन द वर्ल्ड आर इंडियंस। नंबर 2 पे बांग्लादेश, नंबर 3 पे फिलीपींस। पर बांग्लादेशी और फिलीपींस जो है ज्यादा मीनियल काम करते हैं, सफाई अफाई का, ये टेक्निकल नहीं। पर भारतीय टेक्निकल काम कर रहे हैं। तो साहब, जैसे इस बार जो 3 लोग मारे गए, एक सुरेश साहब मारे गए, वो चीफ इंजीनियर थे, चौरसिया साहब मारे गए, ये शायद इंजन रूम में थे, और एक आदित्य शर्मा मारे गए, वो डेक कैडेट थे। तो ये फ्लैग्स जो होते हैं, मैं आपको बताऊं शुरू कहां से हुआ। 1922 में, 1922 में अमेरिका में प्रोहिबिशन आया, शराब की रोक, तो जिससे पूरा माफिया उठा। तो उसपे जिसपे गॉडफादर वगैरह नॉवेल्स वगैरह बने। तो जो प्रोहिबिशन आया, शराबबंदी जहां होगी वहां तस्करी होगी, सोनाबंदी जहां होगी वहां सोने की तस्करी होगी, बंद करने से तस्करी होती है। तो जो भी प्रोहिबिशन आया, तो सब अमेरिकी जो जहाज थे उसपे शराब मिलनी बंद हो गई। अब उस जमाने में लोग शिप से लंबे लंबे सफर करते थे, हवाई जहाज का सफर इतना आसान नहीं था, इतना ज्यादा नहीं था, बहुत रेयर था। तो पता चला कि अब हम आपके शिप पे 2 महीने के लिए लटक गए, हमको शराब भी नहीं मिल रही हो, हमें शराब की आदत है। तो 2 अमेरिकी लोगों ने क्या किया, जिनकी शिपिंग कंपनी थी, उन्होंने जाके अपनी कंपनी को पनामा में रजिस्टर करा लिया। पनामा में रजिस्टर करा लिया, और चूंकि पनामा का झंडा लहराने लगा। अब पनामा में शराबबंदी थी नहीं, वो खुलेआम शराब पिलाने लगे। अच्छा भाई, पनामा को समझ में आया कि यार ये गेम तो बहुत अच्छा है, ये तो कमाल की चीज है। उन्होंने साहब क्या किया, उन्होंने कहा कि ठीक है, अब जिसको चाहिए हमारा झंडा ले ले, पैसे दे दे हमको, सिर्फ हमको पैसे दे दे, और जिसको चाहिए हमारा झंडा ले ले। अच्छा, क्या है कि शिप पकड़ जाते हैं तो छोड़ भी देते हैं लोग, छोड़ दो, हमारा है ही नहीं, शेल कंपनी का छोड़ दो। आप समझिए कि सैकड़ों शिप, हजारों, 5000 ज्यादा शिप छोड़े जा चुके हैं, मेरा है ही नहीं, लोग डिनाई कर देते हैं, हमारी चीज ही नहीं है। अच्छा, तो इन लोगों ने क्या किया कि इन्होंने अमेरिका में एक कंपनी खोल दी। अमेरिका में इन्होंने साहब एक कंपनी खोल दी जिसने
लाइबेरिया ने भी यही काम शुरू कर दिया। तो लाइबेरिया ने अमेरिका में एक कंपनी खोल दी, उसका नाम रखा लाइबेरिया कॉर्पोरेशन। अमेरिका में एक कंपनी खुली लाइबेरिया कॉर्पोरेशन। उसका काम क्या है, आओ आओ किसको किसको लाइबेरिया का झंडा लेना है लेते जाओ, पैसा दो ले जाओ और लाइबेरिया का झंडा लगा लो, और उसके बाद जिसको चाहो तनख्वाह दो ना दो, जिसको चाहो मार के फेंक दो, कुछ नहीं। तो ये सब शुरू हो गया। अभी भी आप देखें जो 3 शिपों पर हमला हुआ अमेरिका का, उसमें एक पे तो 2 शिप पे, एक शिप पे तो उसका 2 शिप पे पलाव का फ्लैग लगा था। पलाव क्या है, पलाव जो है आप समझिए कि साउथ पैसिफिक में करीब 350 छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। आपने पलाव का नाम भी नहीं सुना होगा। आप अगर बड़े से नक्शे में देखेंगे आपको बहुत नन्हे नन्हे आइलैंड है। आप समझिए केवल 17,500 तो उनकी पॉपुलेशन है, तो वो अपना झंडा बेचते हैं। तो 2 शिप पे पलाव का झंडा लगा था, और जो तीसरा था उस पे लगा था गिनी बिसाओ का झंडा लगा था। गिनी बिसाओ भी वेस्ट अफ्रीका में एक छोटा सा देश है। ये से लोग अपना झंडा बेचते हैं, क्योंकि एक बार आपने उनका झंडा लगा लिया तो उसके बाद आप अपने एम्प्लॉइज के साथ कैसे पेश आते हैं, कितना देते हैं नहीं देते, सब बराबर हो जाता है। तो ये सब बहुत दिनों से चल रहा था। और जब आपको वहां पे ब्लॉकेड है, और ब्लॉकेड में ये शैडो फ्लीट्स, अच्छा ये क्या करते हैं कि पता चला ईरान से तेल लेके निकले और वहां पे इनको दूसरा शिप मिल गया समुद्र के बीच में। जो दूसरा शिप है वो मानिए कि इराक से लेके आ रहा है, वो इराक से मानिए 1000 बैरल लेके आ रहा है। तो 1000 बैरल उन्होंने इराक के रखे हुए, और ये ईरान से लेके पहुंचे 1 लाख बैरल लेके, उसको उसी में मिला दिया और फिर पूरा का पूरा तेल इराक का हो गया, और ले जाओ भाई। तो इस तरह की शिपिंग, ये शैडो फ्लीट चलती रहती है और यही शिप्स मारे जा रहे हैं। अब मुझे इसमें 2 बातें कहनी। पहली बात तो ये कि जहां तक ब्लॉकेट का सवाल है, हमारे यहाँ लोग सवाल उठा रहे हैं कि ईरान ने ब्लॉकेट कर दिया, अमेरिका ने ब्लॉकेट कर दिया। भाई युद्ध चल रहा है, कोई कुछ भी कर सकता है। मैं लोगों को याद दिला दूं कि 1971 में हमने पूरे इंडियन ओशन का एक बड़े हिस्से का ब्लॉकेट करा था, बड़ा सक्सेसफुल ब्लॉकेट किया था कि कोई शिप पाकिस्तान की तरफ मुंह करके जाता नजर आया तो ठीक नहीं होगा, और पूरे कराची को हमने घेर लिया था। और इतना बड़ा ब्लॉकेट था हमारा, 10-11 दिन का ब्लॉकेट था। उसी में जब एडमिरल नंदा ने वो नहीं किताब लिखी, द मैन हू बॉम्ब्ड कराची, उन्होंने बॉम्बिंग की, पूरा कराची जल गया था। हमने भी ब्लॉकेट किया जब युद्ध हुआ, तो हमने जो ब्लॉकेट किया था यूनाइटेड नेशन से पूछ के थोड़ा नहीं किया था। ईरान भी कर रहा है, अमेरिका भी कर रहा है, तो अब ये होगा तो साहब होता रहेगा, आप मान के चले। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं साहब कि अगर इस दुनिया में 12% सेलर, 12% नाविक भारत के हैं, तो सोचिए हमारी कितनी बड़ी ताकत है, कितनी बड़ी ताकत है। आज अगर भारत सारे अपने नाविकों को किसी भी शिप पे तैनात हो वापस बुला ले, तो आपकी तो साहब दुनिया की शिपिंग ठप हो जाएगी। हम देखेंगे तेल तो छोड़िए, आप तो झुंझुने भी बेचने के लिए तरस जाएंगे, पूरा शिपिंग ठप हो जाएगी आप। क्योंकि हमारे जो 12% नाविक हैं वो बांग्लादेश और फिलीपींस की तरह झाड़ू नहीं लगा रहे, वो टेक्निकल बंदे हैं, इंजन रूम में हैं, वो चीफ इंजीनियर हैं, वो कैप्टन हैं। दूसरी बात, हमारा साहब बहुत बड़ा डायस्पोरा है पूरी दुनिया में। भारतीय डॉक्टर्स, भारतीय इंजीनियर्स, भारतीय नर्सेस, मिडिल ईस्ट में तो हमारे भारतीय बढ़ई, भारतीय इलेक्ट्रीशियन, मिडिल और पूरे मर्चेंट नेवी में भारतीय सेलर्स, हमारा बहुत बड़ा पूरी दुनिया में डायस्पोरा है। मुझे लगता है समय आ गया कि मोदी सरकार को एक मिनिस्ट्री ऑफ डायस्पोरा बनाना चाहिए। ये ऐसे तमाम लोगों को एक नेट में बांधिए, और ये हमारी बहुत बड़ी ताकत होगी, बहुत बड़ी ताकत होगी कि हम अपने चुटकी बजाते ही किसी भी देश का, किसी भी सब कॉन्टिनेंट का या पूरी दुनिया का काम ऐसे रोक सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि ये जो आपके जो 12% नाविक हैं, अगर ये अलग बात है कि हमको भी दिक्कत आ जाएगी, हमें दिक्कत आ जाएगी, लेकिन ये आपकी जो 12% नाविक अगर बैठ जाएं तो दुनिया का ही जो मर्चेंट नेवी है और जो मर्चेंट शिपिंग है गड़बड़ा जाएगा। फिर वो याद दिला रहे हैं झाड़ू लगाने वाले लोग नहीं है। इसी तरह हमारे सारे डॉक्टर्स बैठ जाएं तो ब्रिटेन का हेल्थ सिस्टम बैठ जाएगा, हमारे सारे इंजीनियर्स बैठ जाएं तो अमेरिका की सिलिकॉन वैली बैठ जाएगी, हमारे सारे बढ़ई इलेक्ट्रीशियन बैठ जाए तो मिडिल ईस्ट बैठ जाएगा। तो एक समय आ गया कि हम अपने पूरे डायस्पोरा को एक नेट में, एक धागे में पिरोकर उसको एक ताकत बनाएं। उसको आजकल लोग जब तेल को वेपनाइज कर रहे हैं, तेल को एक अस्त्र के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या हम अपने ह्यूमन रिसोर्स को नहीं कर सकते?